अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई आपकी सेहत के हवाले से, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू हमने की है। और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, उसके ऊपर प्रोग्राम में कम व बेश रोज़ाना की बुनियाद पर ही गुफ्तगू हो रही है। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए और मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखने वालों के पैगामात को और सवालात को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मुख्तलिफ हवालों से सवालात मौसूल होते हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बहुत सारे पैगामात रात को मौसूल हुए। गुज़िश्ता रोज़ जो ख़बर जब ये मंजर आम पर आई कि पेट्रोलियम की मसनूआत में कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, एक दफ़ा फिर ओगरा की जानिब से जो समरी भेजी गई है, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक दफ़ा फिर नई बहस का आगाज़ हुआ। और वो ये कि ये जितनी भी बातें टेलीविज़न प्रोग्राम्स में या ये जितने भी वफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि बोलने का सबको माशाल्लाह बड़ा शौक़ है, टीवी के सामने बैठ के जब ये आदाद शुमार पेश करते हैं तो ये कौन से मुल्क की इकॉनमी की अक्कासी कर रहे होते हैं। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बराह रास्त उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं और उसमें इजाफा जो है वो हो जाता है। और उसके बाद कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जाए। किसी भी हवाले से बात कर लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ उठा के देख लीजिए जिसकी कीमतें बढ़ने के बाद उसमें कमी वाक़ई हुई हो। अब समझना ये है कि ये जो मुल्की मईशत जिसके बारे में बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, जो आदाद शुमार जैसे मैंने कहा पेश किए जाते हैं, किस हद तक दुरुस्त होते हैं और क्या एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है। बुलंद होने की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो स्ट्रगल वो कर रहा है, जिन मसाइब का उसको सामना है, क्या इसमें किसी किस्म की कोई कमी वाक़ई हुई है, ये समझने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें और साथ साथ जो मौशी सूरत हाल जिसके हवाले से कुछ देर पहले भी तस्करा हुआ है उसमें किस हद तक बेहतरी आई है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, खुलकर तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पर जो सियासी नौयत के मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं ये समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें इस नशस्त में खुशामदीद कहूँगा। जनाब शेख मंजर आलम साहब, एक जानी पहचानी शख्सियत शहर कराची के अंदर, समाजी हलकों में कारोबारी शख्सियात तमाम शेख मंजर आलम के नाम से यकीनन वाकिफ़ हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, काफ़ी अरसे के बाद हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में जो है आज मौजूद हैं। खुलकर उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मंजर आलम साहब को खुशामदीद। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने याद किया। दूसरा हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ खुलकर बात करना बड़ा मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मीडिया के हालात हैं उसको देखते हुए तो बिला ताख़ीर मैं खुश आमदीद कहूँगा जनाब मुबशिर मीर साहब को। मीर साहब, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब, ये फरमाइएगा, एक बड़े अरसे से वाबस्तगी आपकी है बिज़नेस के हवाले से, तमाम मामलात आप देख रहे हैं, मईशत के हवाले से या जितने भी मामलात हैं, क्या समझते हैं 3 साल कारकर्दगी के हवाले से जैसे बातें हो रही हैं कि मईशत में बेहतरी नज़र आई है, ये बेहतरी कहाँ तलाश की जाए, ये तो ज़रा फरमाइएगा। एक आम आदमी ये पूछता है कि जब दूध ख़रीदने के लिए जाता है, आज अगर वो 100 रुपये का है, अगले दिन वो 120 रुपये का मिल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इन सब का क्या मकसद है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? ये जो आपने अपनी इंट्रो में कोई वज़रा के और सरकारी आदाद शुमार की बात की जी ये पिछले 3 साल नहीं, मैं चूँकि तकरीबन 80 से बिज़नेस पॉलिटिक्स में और बिज़नेस एक्टिविटी में और कुछ 10 साल से अपने कॉलम भी लिख रहा हूँ, तो मैं हमेशा इन जो आदाद शुमार है उसको 3 कैटेगरियों में तकसीम करता हूँ। एक झूठ होता है, एक झूठ, दूसरा सफ़ेद झूठ होता है और उसकी तीसरी कैटेगरी सरकारी आदाद शुमार होते हैं। बहुत, क्योंकि आप पिछले अगर 50 सालों के आदाद शुमार ले लें हर हुकूमत के, चाहे वो काफ लीग की थी या नून लीग की थी या पीपल्स पार्टी की थी, जो सरकारी आदाद शुमार होते हैं वो ये दिखा रहे होते हैं कि ये पेरिस बन गया और लंदन बन गया और ये, और फिर दावे करते हैं जी वो स्टॉक एक्सचेंज के जीडीपी की वैल्यू। आम आदमी को इससे कोई वैल्यू नहीं है। मैंने इस मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज 1100 पॉइंट पे भी देखी है जी और 52,000 पॉइंट पे भी देखी है। बिल्कुल ऐसा ही।
उससे मुझे ये बताएं आम आदमी के म्यार ज़िंदगी में क्या इजाफा हुआ है, उसकी तालीमी सलाहियतों में क्या इजाफा हुआ है। उस क्योंकि आम आदमी, जो मैं हमेशा ही अब कह रहा हूँ कि आम आदमी की तो ज़रूरत ये है कि उसके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता, ठीक है, उसके बच्चों को तालीम मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं है, उसकी सेहत की सहूलतें हैं कि नहीं। और ख़ुसूसन इन 3 सालों में ये पहला दौर आया है कि एक ठेले वाला से लेके एक टाइकून तक सारे परेशान हैं। पहले ये होता था कोई एक तबका को ये दूसरा तब्दीली था, है। ये इस तब्दीली ने एक ठेले वाले से लेके टाइकून तक को सबको सारा परेशान कर दिया। अब मैंने उस दिन एक जगह बैठ के कहा कि पिछले सारे बुरे झूठे, सारे बेईमान, सारे चोर, ये पाकिस्तान के पहले सादिक और अमीन आए और ये पहली हुकूमत आई है जिसको तमाम अदारों ने आज की तारीख तक अनकंडीशनल सपोर्ट की हुई। बिल्कुल ऐसे ही, अनकंडीशनल तमाम अदारों ने सपोर्ट की, बिल्कुल ऐसे ही। और इसीलिए अब वो यानी कि इस हुकूमत की ये भी खुशकिस्मती है कि इनको अपोजिशन भी बड़ी नाइल मिली है जो पहले दिन से कह रही है जी आप चले हम आपके साथ हैं, और वो चोर चोर कह रहा है। और वो तो ये यानी कि इस सिनेरियो में भी अगर ये ना चले और ये कामयाब ना हुए, अब आप बताएं कि ये सारे चोर थे, ठीक है, ये पाकिस्तान के सादिक और अमीन थे, बिल्कुल ठीक है। ये फरमाते थे कि अगर $1 ₹1 से ज़्यादा इजाफा होता है तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अगर महंगाई में 2% इजाफा होता है तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अगर मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, मैं IMF और वर्ल्ड बैंक में ना जाऊंगा, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मैं कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। ये और इस किस्म की अगर मैं आपका पूरा प्रोग्राम तो बयान आता है मीडिया के हवाले से, बयान आजकल हम दिखा बिजली, अभी आपने इंट्रो में इलेक्ट्रिक की बात, पेट्रोलियम मसनूआत की बात की। पेट्रोल 2014, 15, 16 में तकरीबन 68 रुपये पर लीटर चल रहा था जी, और असद उमर के ट्वीट चल रहे थे कि ये 46 रुपये के ऊपर आना चाहिए। हम होते तो हम 46 रुपये के ऊपर आते। लिखा हुआ स्टील मिल के दरवाजे पे जाके कहा हम आ गए तो ये स्टील मिल चल जाएगी। और इसकी किस्म के 10 अदारों को इन्होंने आज वही असद उमर, मैं उस असद उमर को ढूंढ रहा हूँ जो 46 रुपये पर लीटर पेट्रोल देना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक है, और स्टील मिल के ऊपर। और फिर महंगाई जो है, जो आटा 35 रुपये मन था वो 75 रुपये पे चला गया, जो चीनी 55 रुपये किलो थी 110 रुपये चली गई। ऑयल, दालें, ये जो गरीब आदमी की, मैं लग्जरी की तो बात ही नहीं करता, आम आदमी की जो बात है, दालें ये इनकी तकरीबन 100% कीमतें इन 2.5 सालों में बढ़ गई। ठीक है। और फिर जी वो उन्होंने कर्जे ले लिए थे, जो इनके बड़े डाई हार्ट एंकर थे और इनके साथ कंटेनर पे खड़े होते थे। उस दिन मैं उनकी 2-3 की फिगर देख रहा था, वो बता रहे, चैनलों में बताते हैं, एक बार नहीं 50 दफा मैं सुन चुका हूँ कि जी वो जरदारी साहब 5 अरब रुपए रोजाना कर्जा लेते थे, नवाज शरीफ 7 अरब रुपए डेली कर्जा लेते थे, ये 13,000 रुपए डेली। और इन 2.5 सालों में इन्होंने कोई 15,000 अरब डॉलर ले लिए, जो पिछली हुकूमतों ने 5 साल में 5 सालों में। बिल्कुल ऐसा ही। तो और फिर ये कहते थे कि जी मैंने 22 साल में एक 200 बंदों की टीम तैयार की है कि जो बेहतरीन ब्यूरोक्रेट होंगे, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट होंगे, मगर आज ये नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की टीम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी कैबिनेट देखें तो 95% परवेज मुशर्रफ की, जरदारी साहब की और नवाज काफ लीग और नवाज लीग के निकले हुए 95% वजीर वो हैं। बिल्कुल ऐसा। और वो वजीर जब यानी पता नहीं इतने ढीठ हैं या वो किस दुनिया में रहते हैं, और वो कहते हैं जी ये सारी जो खामियां विरसे में मिली हैं मैं सबका हुकूमतों में मिली सबका तो 4 हुकूमतों में ये यानी ये वजीर खाजाना मौजूदा 3री बार वजीर खाजाना बने, उमर अयूब 4थी बार, शाह महमूद कुरैशी 3री बार वजीर खाजाना, जो अहम वजारत जी। तो ये सारी जो चीजें हैं
पता नहीं ये आज भी पब्लिक को वो समझते हैं कि शायद एक पीटीवी चल रहा था और अवेयरनेस नहीं होगी। और अब यानी कि बड़ा सीरियस है कि अब जो लाए हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली सारी जो जिम्मेदारियां आ रही हैं वो उनके कंधों पे जा रही हैं, क्योंकि वो ये तो बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। मैं तो बस क्रिकेट में मैच में हार और जीत होती है, बस ये हमारे हम चले गए। जो लाए हैं उनको भी अब सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये सोचने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है, और बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी अब ये सोचने की ज़रूरत है। और यकीनन और आज ये कंट्रोलमेंट इलेक्शन के बोर्ड में यही इसका ही वो आ गई है, आ गई है। इसके बाद भी अगर लाने वाले ना सोचें तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती। ठीक है मीर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि मीडिया के ऊपर पाबंदी के हवाले से जो बाहर हम जाते हैं तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कानून लाने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर आप लोग सरापा एहतजाज हैं। अगर लोगों को भी समझ में आए ना, वो बयानात भी दिखाए जा रहे हैं, वो जो उधर कंटेनर के ऊपर किए जाते थे कि मीडिया की आज़ादी कितनी ज़रूरी है, करप्ट लोग होंगे, मीडिया को पहले पाबंद करेंगे, ये क्या होने लगा है? ये तो ज़रा समझाइए कि ये क्या सारा मामला है। बहुत शुक्रिया यासर, शेख साहब ने बड़ी तफसीली रोशनी डाली है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, इसको मैं इस अंदाज से लूँगा कि जिस वक्त जो हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है जी, उसके अंदर जो भी सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उनका ना जो अपोजिशन के दौर में जो एक फार्मूला होता है या उनके नज़रियात होते हैं, या जो भी उस वक्त दुनिया को, पाकिस्तान के अवाम को, वोटर को अपनी तरफ माइल करने के लिए जो एक बनाते हैं, कुलिया कायदा जो भी बनाते हैं, वो एक मुख्तलिफ होता है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त वो इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं तो फिर उनको जो कुछ और चीज़ें, कोई और एजेंडा उनके सामने रखा जाता है। ठीक है, हम जैसे मंजर आलम साहब ने कहा ना कि 40 साल से तो ये मुसलसल उस चीज़ को देख रहे हैं। आप थोड़ा और भी पीछे चले जाएं तो यही तकरीबन फार्मूला है। उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो लोग पाकिस्तान के ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद इक़्तिदार का हिस्सा बने, एक तो उनमें से मैक्सिमम लोगों ने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल नहीं की हुई। ठीक है। दूसरा ये है कि ये सारा वही जो नौबादियाती निज़ाम की एक्सटेंशन की तरफ वो हमें ले गए। वो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, बल्कि इसको अगर ये कहा जाए कि ये हुक्मरान तबका जो था वो ऑलमोस्ट वही था जो बरतानवी साम्राज्य के साथ काम कर रहा था। तो वही तबका जो है वो हमें ये 74 साल से हमारे साथ चल रहा है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है, कभी इसको निकाला, इसको रखा, लेकिन जो काम करने का फार्मूला है वो अभी तक वही है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि चेंज की उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं इस सारे सिस्टम को एक्चुअली वो इसी सिस्टम को चेंज करने की बात कर रहे थे जी। लेकिन दुनिया में आप देखें कि जिस वक्त अगर कोई आप चेंज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मुल्क के अंदर खुद कफालत का निज़ाम लाते हैं, आप किस तरह अपनी इकोनॉमी को सही करने की बात करते हैं, उसके बाद आप सियासी तौर पर एम्पावर होते हैं। ठीक है। तो जब आप इकोनॉमिक तौर पर जो हैं वो रियासत कैसे चलती है, रियासत को टैक्स चाहिए तो फिर रियासत चलती है, और टैक्स का सही इस्तेमाल अवाम को मजबूर करता है या कायल करता है कि वो टैक्स दे। इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स जमा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। बच्चा भी टैक्स दे रहा है, पानी दूध पे भी टैक्स जा रहा है, पेट्रोल की आपने बात की, हर चीज पे जा रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। दुनिया की जो वो रियासतें जिनके कामयाब मॉडल हमारे सामने है, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो कम है, डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्सेस में मोस्टली जो हम आप आमदनी है उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, उसके बाद फिर हमारी एशिया के ऊपर टैक्स जो है वो कम हो जाता है या नहीं होता। ठीक है, हमने एक उल्टा चक्कर चलाया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं वैसे अगर देखूं तो अभी आप देखें कि अखबारात में हमारे सामने आए दिन खबर आ रही होती है, फलां बैंक ने इतना प्रॉफिट कमा लिया, फलां कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमा लिया। भाई कंपनियां प्रॉफिट तो कमा रही हैं, इसका मतलब है उनका प्रॉफिट कमाने का एक फार्मूला मौजूद है। ठीक है,
वो उन्होंने अपने आप को इंटैक्ट रखा हुआ है। जो बड़े बड़े जितने इदारे हैं सब अपने जो है वो प्रॉफिट अनाउंस करते हैं। लेकिन क्या आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी का फार्मूला एक ही देखा जाएगा पूरी दुनिया में, वो क्या होगा कि इसकी फी का सामदनी इस मुल्क में कितनी बढ़ी है। बिल्कुल ठीक है। अगर फी का सामदनी बढ़ रही है तो फिर वो महंगाई से मुकाबला कर लेगा, ऐसा ही। लेकिन फी का सामदनी जो है वो हमारी कम हो रही है। एक तरह से उस रेशो से हम कम हैं, हम पीछे हैं। बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है, ये हुआ है। एक पैनिक है इस वक्त पूरे मुल्क में। शेख साहब बैठे हैं, इनके इल्म में है कि हमें रोजाना डॉलर की प्राइस बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। एक्सचेंज रेट में इजाफा हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि रेमिटेंस भी आ रही है, वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद पैनिक है, इसके बावजूद डॉलर की जो है वो शॉर्टेज आपको उसका सामना है, जबकि आपने इंपोर्ट बिल में भी कमी की है। ऐसा ही है। ठीक है, ये क्या है, इसको समझिए। मुझे आप बताइए कि क्या स्टेट बैंक रोजाना या हफ्तावार या महीनावार आपको बताता है कि कितना डॉलर मुल्क से बाहर गया, आउटफ्लो कितना है? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि नहीं पता। वो फिगर जो है ना वो तीसरी कैटेगरी में आपको बताऊं। अच्छा, अब क्या होता है, तीसरी कैटेगरी में आपके मुल्क से बड़ी आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम जो है वो हो सकता है। क्यों? मैं अगर पाकिस्तान से बाहर जाऊं तो मुझे $10,000 अपने साथ कैश लेकर जाने की इजाजत है। और मुझे अगर मैंने एक हफ्ता बाहर रहना है तो मैं कितना खर्च कर लूंगा? $2,000-$2,500 खर्च कर, बाकी पैसे मैं वहां छोड़ के आ सकता हूं। ठीक है, तो ये तो मैं बड़े तरीके के साथ पैसे बाहर भेज देता हूं। इस वक्त यासर आप चेक करें पाकिस्तान के कितने लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री, पॉलिटिशियंस, सजादा नशीन जी, मौलानास, मीडिया के भी हमारे बहुत से टाइकॉन, कितने लोग हैं जिनकी एक एक फैमिली पाकिस्तान से बाहर है। सर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। मैं एक चीज़ और, आज सुबह ही एक फिगर में देख रहा था, उसमें लिखा ये था कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के 22,000 लोग सारे बैरून मुल्की शरीयत ले चुके हैं। बिजनेस कम्युनिटी, कितने लोगों के घर वहां मौजूद है, उनको पैसा कहां से जा रहा है? आपके मुल्क से जा रहा है। कुछ लोग करप्शन करके डॉलर खरीद के उनको भेज रहे हैं, कुछ लोग वैसे जो भी जिस तरह भी पैसा कमा रहे हैं वो। तो ये पैनिक खत्म नहीं होगा। ये जो सिस्टम हमने बनाया है कि लोग उधर रह रहे हैं, बच्चे उधर चले गए, बच्चे कैसे चले गए भाई? एक बंदा 19 ग्रेड में है, 20 ग्रेड के, उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं? अमेरिका कनाडा की नेशनलिटी कैसे ली है? तो ये जो पैनिक है, जो हमें जो इकोनॉमिक चीजें हाथ में नहीं आ रही, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये वो एकेडमिक बात है, इसमें गवर्नमेंट के मुखालिफ हमायत की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है कि वो पाकिस्तानी जो वहां अब देखें, हमें सिर्फ मिडिल ईस्ट का पाकिस्तानी पैसा भेज रहा है। ऐसा ही है। अच्छा मीर साहब, एक ब्रेक छोटी सी मैंने लेनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेटस को है, उसको कैसे चैलेंज किया जाएगा, तोड़ा कैसे जाएगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला जिसकी निशानदेही अभी की है, कैसे इसमें तब्दीली आ सकेगी? क्योंकि बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ख्वाब नहीं, ख्वाबों की ताबीरें दिखाई गई थी। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, कैसे इसमें बेहतरी आ सकती है, और ये फॉर्मूले का तस्करा ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ हुआ है जिसके तहत सारे मामलात चलाए जा रहे हैं, उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। नतीजतन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो काबू करना मुश्किल हो रही है, उसकी वजह भी यही समझ आती है क्योंकि वो एक स्टेटस को बना हुआ है, एक जमूद बना हुआ है। उसको अगर तोड़ा नहीं जाएगा तो फिर ये जो मौशी इस्तिलाहात हैं, ये सियासी इस्तिलाहात या किसी भी नौइयत की इस्तिलाहात हैं, वो मटीरियलाइज नहीं हो सकेंगी। शेख मंजर आलम साहब फरमाइएगा। अब ये मीर साहब ने तमाम चीज़ों का तस्करा किया कि आपके पास पॉलिसी मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा। अच्छा, मुश्किल फ़ैसले की जब मैं बात करता हूँ तो मुश्किल फ़ैसला समझा ये जाता है, आवाम के दिमाग में एक चीज़ आती है कि शायद मज़ीद टैक्सों की बात हो रही है, मज़ीद कोई और रेगुलेशन, जहाँ पे पहले बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, कोई और ज़्यादा कोई उसके ऊपर जो वो चेक एंड बैलेंसेस वगैरह लगाए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि वो इदारे जो आपकी मुल्क की इकॉनमी को चलाते हैं, मामलात को चलाते हैं, वहाँ पर सही लोगों का तयन किया जाए, काबिल लोगों का वहाँ पे जो है वहाँ भर्ती होगी तो मामला चलाए जाएंगे।
लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ और है, जिसका कुछ देर पहले मैं और आप तस्करा कर रहे थे। बिल्कुल यासर, मसला ये है कि एक चीज़ मैं और हवाले से करता हूँ कि हम 11 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, 25 दिसंबर हो, सारे जितने हमारे वज़ीर आज़म, सदर, आर्मी चीफ सब एक ही बयान देते हैं कि हम इस मुल्क को कायदे आज़म की असूलों के मुताबिक बनाने की अहद करते हैं। रवायती बयान। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को ये मरकजी बैंक की बिल्डिंग का इफ्तिताह करते हुए किया था, बिल्कुल। उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो जाहिद हुसैन थे, बिल्कुल उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि इस अच्छा वो तकरीर जो मैंने पूरी पढ़ी है, बिल्कुल ठीक, वो तकरीर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आज के हालात हैं ऐसा ही। और उनमें उन्होंने कहा था, मुखातिब करते हुए कहा था कि इस वक्त दुनिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म से तंग आ चुकी है, ये दोनों निज़ाम नाकाम हो चुके हैं और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त इस्लाम का मौसूफियाना मुआशी निज़ाम इस मुल्क में इंट्रोड्यूस कराएं और उसमें जिसमें अमीर अमीर तर ना हो, गरीब गरीब तर ना हो और हर आदमी को मौसूफियाना हकूक मिलें और आमदनी के मौके मिलें। अगर और वो तकरीर पूरी जो है वो स्टेट बैंक की बिल्डिंग पे खुदी हुई है, ऐसा ही। मैं और कुछ नहीं कहता, अगर ये सारे जो पाकिस्तान और कायदे आज़म के वफादार हैं वो तकरीर पढ़ के अगर वो इस मुल्क पे इम्प्लीमेंट कर दें तो ये हमारे मुल्क की सारी किस्मत बदल सकती है। क्योंकि मीर साहब ने एक बात की कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है, हकीकत है कि आपके मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस तब आएंगे जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री होगी। ठीक है। इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आपके पास फूड चैनल आ रहे हैं, आपके पास कम्युनिकेशन के चैनल टेक्नोलॉजी आ रही है, मगर आपके पास कारों के इंजीनियरिंग में भी असम्बल प्लांट, यानी आपकी एक्सपोर्ट है क्या, मैन्युफैक्चरिंग है क्या, टेक्सटाइल, अब वो लेदर भी जो थी वो भी इतनी नहीं रही। तो ये है कि आपने अपने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो था भी उसको तबाह किया। और हालांकि हमें अगर ये एक मोबाइल है 50 रुपए किलो प्लास्टिक होता है, उसका 1.5 लाख का भी मोबाइल बन रहा है, 3 लाख का भी मोबाइल बन रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है। ठीक है, उसका तरीका इस्तेमाल फिनिशिंग गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी टेक्सटाइल हमारा है, कॉटन यार्न अगर 1 रुपए किलो है और उसी का अगर हम टॉवल बना के भेजेंगे तो $5 बन जाएगा, उसका शर्ट बना के भेजेंगे तो 15 से $30 बन जाएगा। तो हम साहब होगा कैसे मुमकिन सवाल ये मुमकिन उस वक्त होगा, बिजली सबसे महंगी मुमकिन इस वक्त होगा, यही है कि हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो जाए। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क की पॉलिसियां तो IMF बना रहे, जिसने कहा था मैं खुदकशी कर लूंगा, IMF के पास ना जाऊंगा, आज पूरी MF की टीम पाकिस्तान के स्टेट बैंक में बैठी हुई है जो मिस्र की इकॉनमी को तबाह करके आए थे और आज वो हमारी इकॉनमी को तबाह करने। देखिए ना, आप अगर रावलपिंडी से टिकट लें और लाहौर की तरफ सफर कर दें तो आप रावलपिंडी नहीं पहुंच सकेंगे। आपने रावलपिंडी पहुंचना है तो टिकट लेना है तो रावलपिंडी उस वक्त पहुंचना जब आप रावलपिंडी वाले टिकट खरीदेंगे। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम उस सिमत जाने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मीर साहब ने भी इशारा किया था कि वो एक स्टेटको सिस्टम है जिसको ये तोड़ने आए थे और वो आज भी अब उससे ज्यादा मजबूत होगी। और अगर इसको हमने नहीं तोड़ा, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जिस वक्त हमने आपके पास गाड़ियां जो 10 साल में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने थे, आज उसको 40 साल हो गए असेंबल प्लांट है। यानी बांग्लादेश और मलेशिया और श्रीलंका मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा, मैं इंडिया या दूसरों की बात नहीं कर रहा। ये आपकी करेंसी तो अफगानिस्तान से भी गिर गई थी। ये तो सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज जो आपके गुज़श्ता सवाल में एक पॉइंट था, गुज़श्ता से वो मीडिया का था, मीडिया तो अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है इस वक्त, जो खास तौर पर जो तरक्की याफ्ता दुनिया की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट जब बात वो किधर है, वो कैसे तो वहाँ पे हमें ज़ाहिर के मॉडल हैं हमारे सामने, तो हमें उस तरफ देखना ही पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे मीडिया के साथ मिलके काम करने का जो रुझान है वो बड़ा है। बिल्कुल ठीक है।
मीडिया को दबाना या उसको जो है ना कंट्रोल जिसे आप कह रहे हैं वो करने का रुझान वहां पे नहीं है, बल्कि उसकी क्या वजह क्या है? जैसे आपकी एक डिफेंस लाइन है ना आज के दौर में कि आपकी नेवी है, एयरफोर्स है, बरी फौज है, ठीक है, और दीगर सिक्योरिटी के इदारे, इसी तरह जो आपके मुल्क की परसेप्शन डेवलप होनी है ना दुनिया के सामने, क्या है हम, हमारा जो इमेज क्रिएट होना है, जो हमारी शक्ल दुनिया ने शनाख्त हमारी क्या बननी है, वो हमारे मीडिया ने दिखाना है। सही। अगर आप समझते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि मीडिया उसका कोई राइवल है, उसको असल में मीडिया क्या रहा होता है, आपने जो बिगाड़ नजर आ रहा है उसकी निशानदेही कर रहा होता है, बिल्कुल ठीक है, वो आपको बुरा लग रहा होता है, ठीक है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आपको अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। आप देखिए कल हमने देखा अपोजिशन के लोग सारे जाके मीडिया के साथ बैठे हुए थे, बंदा पूछे कि मीडिया के लोगों ने इनको माइक दिया क्यों, इनका माजी क्या है? सबने यही किया, इन्होंने अखबार नहीं जलाए हुए, सबने, इन्होंने भी अखबार जलाए हुए, ठीक है। लिहाजा ये हमारे एज ए मीडिया पर्सन हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू करने के लिए कौन से लोग हैं जिनको हमने माइक दे दिया, अपना डाइस दे दिया, हमने उनको आगे खड़ा करके बात, सिर्फ ये कि ये इस वक्त जरूरत के तहत हमारी बात कर रहे हैं। नो, आपको भी इस्तेसाब का अमल जो है वो सही लेना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा कि किस बंदे को आपने माइक देना है और किसको नहीं देना, नंबर 1। नंबर ये है कि जो मीडिया के साथ मिलके काम करने का दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट्स है, अब उसमें गवर्नमेंट को उसकी तरफ जाना चाहिए। जिस तरह आप अपने डिफेंस के इदारे डेवलप कर रहे हैं ना, इसी तरह आपको मीडिया के इदारे डेवलप करने चाहिए। अभी आप देखें गवर्नमेंट कब से कह रही है कि हम मीडिया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहाँ है मीडिया यूनिवर्सिटी? मतलब आपको फिर मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए इस वक्त मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, जितनी आसियान की मार्केट, वहां पे आपका जो इमीडिएट आपका एनिमी है वो इंडिया है, उसके कितने लोग उनके मीडियाज में बैठे हैं, वो वहां बैठ के आपकी परसेप्शन क्या बना रहे हैं, ये दुबई में जाके देख लें, बहरीन में देख लें, फिर बीबीसी में देख लें, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका में देख लें। तो मकसद है कि आपने तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए लोग तैयार करने हैं कि जो आपके भी लोग जाके वहां पे काम करें। बिल्कुल ऐसा ही। तो लिहाजा हम जो है बड़ी बैकवर्ड सोच के साथ ये बना रहे हैं कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाए, सिंगल हैंडेड चाबी चलाएं और वो ऑन हो जाए, चाबी बंद करें वो खत्म हो जाए। भाई प्रिंट मीडिया जो है वो एक अपना उसका एक अंदाज है, डिजिटल का एक अपना है, रेडियो का अपना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन का अपना है, दीगर टूल्स मीडिया के अपने हैं। आप कहते हैं कि एक ही बंदा बैठ के एक ही इदारा उसको जो है वो कंट्रोल करे, आप नहीं, वो कहते हैं नाम आपने डेवलपमेंट रखा है, फेक न्यूज जो चला रहे हैं उनको कंट्रोल करने, फेक न्यूज के लिए जो है आप कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर काम करें, कोड ऑफ एथिक्स पे काम करें। फिर आप लोगों को जब आप डेवलप करेंगे तो लोग खुद एक देखें, हम भी काम कर रहे हैं ना, हमारे अपने अंदर भी एक सेंसर लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही, कि मुझे कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। बिल्कुल इसी तरह जो भी बंदा मीडिया पे आ रहा है ना, उसका अपना भी एक सेंसर है जी, ठीक है, कि वो अपने इमेज के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक है। अगर आप ये देखें, आप देखें कोई भी हम कोशिश करते हैं कि हम कोई सब स्टैंडर्ड वर्ड यूज ना करें, बिल्कुल ठीक है, कोई सब स्टैंडर्ड जो है वो तरीका कार इख्तियार ना करें, ठीक है। लिहाजा ये चीज जो है ये कैसे सीखी जाती है, ये वक्त के साथ सीखी जाती है, ये इदारों में सीखी जाती है, ये नहीं कि मतलब हाँ वो एक सोशल मीडिया दुनिया भर में है कि हर एक के पास पब्लिशिंग का एक रास्ता है, लेकिन अगर आप वाकई कोई ट्रेनिंग का सिस्टम बनाएंगे, लोगों को जो है वो गाइड करने का सिस्टम बनाएंगे, तो फिर लोग जो है उस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। लिहाजा ये जो एक ताकत के जोर पर चलने का निजाम है, ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट्स को मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल ये अब फ्लॉप, ये ऐसे ही है जैसे आप देखें जब बजट आता है तो बिजनेस कम्युनिटी कहती है जी हम स्टेक होल्डर हैं, हम आपको टैक्स देने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ बैठ के बात करें, मुशावरत की जाए, तो कोई नहीं बात कर, वो किसी जगह नजर नहीं आती। अलमिया यही रहा है कि अब तक के जितने फैसले किए गए हैं, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा तल्ख जुमला है। आप मीर साहब ने कहा कि बड़ा मोहतात होकर लफ्ज़ों का इस्तेमाल, क्योंकि ये ट्रेनिंग में शामिल है, लेकिन क्या ये जो सारे फैसले हैं, वो जो डिक्टेटरशिप जिसकी बात की जाती है, यहाँ कहा जाता है कि जी इदारों के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, ये जो तबाही जो ये इस्तेमाल करते हैं, तो क्या सूरत हाल उससे ज़्यादा मुख्तलिफ है इस वक्त आपके ख्याल में? क्योंकि सब कुछ वही हो रहा है, मनमाने फैसले हो रहे हैं, ओवरनाइट पॉलिसी मेकिंग हो रही है, कहीं से भी हो रही है, फैसले इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, स्टेक होल्डर तो कोई भी नहीं है। देखे ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और सिर्फ ये तो
3 साल सिर्फ इल्ज़ाम तराशी के निकले हैं। जैसे वो कहते हैं जी वो बिजनेसमैन टैक्स नहीं देना चाहता। मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ, अपने प्रोग्रामों में कह रहा हूँ कि इस मुल्क के हर फर्द के ऊपर जो इनकम करता है उसकी इनकम के ऊपर टैक्स होना चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं जी वो कैसे पता। भाई इस वक्त आपका जो NIC कार्ड है उसको सामने रख लें तो एक बंदे का पता चल जाता है कि वो बाहर कितनी बार गया है, उसने हवाई सफर कितनी बार किया, उसके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कितनी परचेज हुई है। यानी आप पूरा बायोडेटा। और फिर पिछले 10 साल से बजट के ज़माने में बड़े तफसीली इंटरव्यू हो रहे जी, फलाने सेंटर में इतनी दुकान, इतनी बाई इतने की दुकान होती है, उसकी आज ये कीमत है, वैल्यू। जब एक आम आदमी को उसकी वैल्यू का पता है तो FBR के जो बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कर सकते। तो ये है कि हमारी असल में नीयत प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रॉपर्टी के ऊपर जितना इस वक्त सट्टा चल रहा है, चलता रहा है और चल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए पंजाब में भी एक कानून था हक शुफा। आप इश्तिहार देते हैं कि जी ये प्लाट मैं इससे खरीद रहा हूँ, अगर उसके ऊपर उसकी कीमत भी आप लाजम कर दें कि ये प्लाट मैं इतनी कीमत पे फलाने आदमी से मैं यासर से ये प्लाट 10 लाख में खरीद रहा हूँ, तो हर आदमी को हक हो कि उससे कोई 20% ज्यादा दे के वो खरीद सकता है। तो आपकी वो जो सारी डिवैल्यू वाली रकम अंडर द टेबल है वो सारी खत्म हो जाएगी, सारी दस्तावेजी में आ जाएगी। मसला है कि हर रास्ते हैं। अगर आपने अब इस मुल्क को डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ लाना है, उसके लिए आपकी नीयत क्या है। आपके अब 10 करोड़ का प्लाट है, उसको हम 5 करोड़ में जाहिर करके 5 करोड़, अगर मुझे वो हो कि ये मैं 5 करोड़ में खरीद रहा हूँ, मेरे उस इश्तिहार में सिर्फ एक लाइन इजाफा हो जाए और कि जी इसकी कीमत खरीद ये है और कोई भी 20% ज्यादा दे के 10 दिन में ऑफर ले सकता है, तो कोई भी ये कम कीमत नहीं लिखेगा। सब इसी तरह सारे आपके जो आपके सिर्फ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डों से आप चेक कर सकते हैं, NIC कार्ड से आप चेक कर सकते हैं, बैंकों से चेक कर। अगर हमने करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, मगर यह है कि सब इस अमाम में हैं और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वाले वो हैं। तो मैं तो बड़े एक कोई 15-20 साल पहले एक अखबार में फोरम हो रहा था, तो उसमें वो एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर बात हो रही थी। मैंने कहा मेरा जिम्मेदार इतना बुरा नहीं है कि एक डांसर टैक्स दे और मेरा जिम्मेदार ना दे। तो ये कि जब हर चीज पर टैक्स है तो हमारे जिम्मेदार टैक्स क्यों नहीं देते, और वही असेंबलियों में बैठे हुए हैं और वही उसको पास नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसा ही। अब मीर साहब अब ये फरमाइए ना कि अंग्रेजी में कहते हैं, सियाने कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो सियानों की बात सुनी नहीं जाती कि इफ़ यू डोंट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ समवन एल्स विल ऑर्गेनाइज यू। मतलब कि ये कि साफ लफ्ज़ों में बाहर से आके तो फिर किसी ने आपको ठीक करना है। अब हमने ना तो खुद ठीक होना है, जब खुद ठीक नहीं होंगे तो आगे मामला ठीक नहीं होंगे। क्या ऐसा ही होने जा रहा है? अच्छा, एक आज जमहूरियत का आलमी दिन है। आ गए आप उस तरफ, मैं ले आया हूँ। तो जमहूरियत का आलमी दिन जो है वो इसलिए मनाया जा रहा है कि जी जमहूरियत दुनिया के 70-80 मुल्कों में है और यही दुनिया का बेहतरीन जो है वो गवर्नेंस का सिस्टम है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन होती है। अब यह है कि क्या अभी पाकिस्तान में भी आपने देखा ना इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर क्या लड़ाई हो रही है। मुझे आप बताएं जो इस्लाहात पेश की जा रही हैं उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव, उसको कहाँ एड्रेस किया गया है? ठीक नहीं किया गया। नहीं। यहाँ पे क्या है कि कायद आज़म की स्पीच का जिक्र किया शेख मंजर आलम साहब ने। कायद आज़म की जो स्पीच 11 अगस्त की है उसमें भी यही चीज़ें हैं कि इस मुल्क में करप्शन और अकरवा परवरी जो है वो एक चैलेंज है। हाँ? ऐसा ही है। और वो अकरवा परवरी आज कितनी लेवल पे चली गई है, और करप्शन कितने लेवल पे चली है, ये है मफादात का टकराव। आपको पता है कि जब वो नाम भी मैं ले देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फॉरेन बैंक का पाकिस्तान का कंट्री हेड मुकर्रर करना था। वो बज़िद थे कि वो अपना दामाद लगाएंगे। ठीक है,
ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमारा पॉलिटिकल सिस्टम एड्रेस नहीं कर रहा। बिल्कुल, हम अपने जो मफादात हैं वो अपने ही लोगों में बांट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत कैसे ठीक होगी? जमहूरियत ठीक तब होगी जब जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियां ठीक होंगी। पॉलिटिकल पार्टियों से ही लोग जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे आप बताएं कि जितने लोग ये बहस कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया के लिए खड़े हुए हैं, इनकी अपनी पार्टी में जमहूरियत है? बिल्कुल नहीं। इनकी अपनी पार्टी में इनकी, ये कह रहे हैं ना मीडिया की आवाज दबाने नहीं देंगे, इनकी अपनी आवाज पार्टी के अंदर है, वहां पे ये कितनी गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल ठीक। कितने फैसले होते हैं। चले मैं आपको एक ऐसा सवाल रखता हूं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां सुन रही हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ आपको याद है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनकी एक्सटेंशन का मसला है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी पार्लियामेंट से बिल पास करें जी। बिल बन गया, उसमें अपोजिशन ने दोनों ने वोट दिए, पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, मुस्लिम लीग नून ने भी दिया, तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में थी, उसने तो देना ही था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने दिया। मुझे आप बताएं तहरीक इंसाफ का कौन सा पॉलिटिकल वफद जो है वो मुस्लिम लीग नून से बात की उसने क्या जी आइए इसमें वोट करें, या पीपल्स पार्टी से किसने बात की कि आइए इसमें वोट करें? बिल्कुल ठीक है। अपने आप वोट दे दिया इन्होंने। क्या अपने आप सब कुछ हो गया? क्या ऑटोमेटिक हो गया सब कुछ? मुमकिन नहीं। इसका मतलब है कि कहीं से उनको कहा गया। ठीक है, अब जब इस तरह की जमहूरियत है आपके मुल्क में, इस तरह की सियासी जमातें हैं, जमहूरियत का आलमी दिन के ऊपर हम अगर बात कर रहे हैं तो भाई पहले अपने मुल्क अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लाएं। ये मौरूसी सियासत ने जिसमें छोटी छोटी रियासतें पाकिस्तान में बनी हुई हैं, ये आपको रिफॉर्म्स नहीं करने देंगे और करने नहीं दे रहे। बेशक वो एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें हम या दीगर इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, हर बंदा अपनी इंपायर खड़ी करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। देखें आप, एक कोई तहसील लेवल पे खड़ी कर रहा है, कोई जिले के लेवल पे खड़ी कर रहा है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे खड़ी कर रहा है। क्या है कि वो अपनी मर्जी के सारी मशीनरी गवर्नमेंट की लगा के वो कहता है कि रियासत की तरफ शहरी ना देखे, मेरी तरफ देखे। बिल्कुल ठीक है। जब आपका ये सिस्टम है मुल्क के अंदर, इसको ब्रेक करने के लिए देखें बहुत बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है पाकिस्तान में। आएगा कहां से? लोग तो ये जानना चाहते हैं। देखें ये ऐसे ही आते हैं जो दुनिया में अभी तक आए हैं ना, जो अभी तक दुनिया में आए हैं ना, वो ईरान का आया है या फ्रांस का आया है या चाइना का आया है, वो ऐसे ही आए हैं। बंदा किधर से लाए? देखिए बंदा, ये रेवोल्यूशन ही लीडरशिप क्रिएट करती है। तो यासर अभी तो हम एक कराची में पानी का मसला हल नहीं कर सके कि टैंकर, यानी टैंकर के जरिए मुझे 10 टैंकर चाहिए, मुझे टैंकर से पानी मिल जाए, लाइन में नहीं मिलेगा, सिस्टम में नहीं मिलेगा। देखिए जो क्राइसिस होता है ना, क्राइसिस भी लीडरशिप क्रिएट करता है, वो कर और आएगी। लेकिन और मैं आपको बताऊं, मुझे तरीके से मैं कहता हूं कि अगर जैसे वो आ नहीं सकता। देखिए मैं आपको बताऊं कि जितनी डिटेरियोरेशन होनी थी ना पाकिस्तान में, वो मेरा ख्याल है कि अपने अंजाम तक चली गई है। अब हम जब बात कर रहे हैं ना, हम कई सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें शिद्दत आ रही है जी। उसमें शिद्दत आ रही है कि पब्लिक जो है वो एक वाकई ही, पब्लिक की भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी जरूर है जो वाकई ही रियल चेंज की तलाश में है। बिल्कुल ठीक है। वो रियल चेंज क्या है कि लोगों के अंदर अभी वो जब चैनलाइज हो जाती हैं वो सारी कुव्वतें, आप सोशल मीडिया को आप भी बड़ा देखते हैं, आप सोशल मीडिया को इस अंदाज से भी चेक करें कि लोग जो कमेंट्स दे रहे हैं जी, उसके अंदर एक जुर्रत में इजाफा हुआ है। अखबारात की दुनिया में एक जमाना था कि लोग एडिटर के नाम खत जब लिखते थे तो उसमें बाज दफा अपनी शनाख्त छुपाते थे। अब कौन छुपाता है? बिल्कुल। क्यों? ये जुर्रत में इजाफा है। हाँ, उसका ग्राफ बढ़ रहा है। एक ग्राफ ऐसा पहुंच जाएगा जब लोग खड़े होके उसका मुकाबला करने के लिए बात करेंगे। माजी में भी लोगों ने किए हैं मुकाबले, मुख्तलिफ अदवार में, उनको प्रेस कर दिया गया, मार दिया गया, हटा दिया गया, उनको उनकी स्ट्रगल जो है
उसको दबा दिया गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो एक अपने लेवल पे मौजूद रही है। ठीक है। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अवाम बाहर नहीं निकले, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अवाम जो है वो जुर्रत के साथ निकलते रहे हैं, लेकिन उनको दबाया गया है। बिल्कुल ठीक है। अब भी किसी वक्त तो ये वो जो चीज है वो लावा फट सकता है, और पाकिस्तान का जो जिस ये रिफॉर्म्स को अगर किसी ने बांध रखा है ना, बांध रखा है, हर शोबे में रिफॉर्म्स की जरूरत है जी। तो फिर इसका जो ब्रेकअप है ना, जो ब्रेक होगा, ये मैं आपको बताऊं ये एक बड़े रेवोल्यूशन की शक्ल में होगा। अब ये रेवोल्यूशन की बात मीर साहब ने इधर कर दी है। रेवोल्यूशन की जब तारीख हम देखते हैं उठाकर बड़े बड़े ममालिक की, अभी तो हम चाइना की मिसालें दे रहे होते हैं, अगर ये वो वाला रेवोल्यूशन आने जा रहा है तो उसके लिए तो फिर आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना पड़ेगा। 1.5 करोड़ उसमें लोग गए थे दुनिया से। जी बिल्कुल गए थे। आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मसले का हल नहीं, नजर नहीं आता, क्योंकि इस्तिसाली निज़ाम है, अपसाइड डाउन करना कोई पैराडाइम शिफ्ट ऐसे नहीं आता है। इस हद तक आगे की नहीं सोच रहा। हालात तो एंड हो गए ना। मीर साहब ने कहा मैं तो 100% इत्तेफाक करता हूँ, इससे ज्यादा वर्स्ट और क्या होगा मुझे बताएं ना। मगर ये है कि अभी जो कौम है वो इस काबिल नहीं है कि वो कि इस हद तक आगे शेख साहब कब होगी? ये खाने के लिए रोटी भी चली गई है, तो अब अगर नहीं जाएगी तो वो एक बार मैं पार्शली तो इनके साथ कर रहा हूँ कि लोगों की हिम्मत बढ़ी है। अब वो बातें की लिखी जा रही हैं, की जा रही हैं जो पहले कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। और फिर ये है कि अगर कोई आगे सूरत ना हो तो फिर वो दीवार टूटती है, तो फिर कौन जद में आता है और कौन नहीं आता, फिर टूट जाएगी दीवार। ये मेरा ख्याल है कि देखें, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में लोग कहते हैं ना कि कैसे आएगा और क्या होगा, यही सवाल है ना इस वक्त, कौन लाएगा। ठीक है, तो आप देखें जिन मुल्कों में आए हैं, यहाँ पे जिस तरह हुआ है, तो वो एक होता है ना, इनफ इज इनफ। ठीक है, अब हम भी अगर असूली तौर पर देखें ना, तो हम भी इनफ इज इनफ की पोजीशन पे हैं। ठीक है, ठीक है, जो गैप होता है ना, अब देखें एक चीज होती है कि हम तबकात की बात करते हैं, एक वो तबका होता है जो बहुत ही पिसा हुआ जी, ठीक है, उसको तो बेचारे को नहीं पता होता कि बाज दफा के हुक्मरान है कौन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप किसी भी जलसे में जाएं, बेचारे पाँव के अंदर जूता नहीं है, और वो बेचारे वो जो बिरयानी की बात हम करते हैं, वो तो वो उस तरह का एक तबका। एक होता है जो बीच में जो वर्किंग क्लास होती है, जिसको समझ आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक खौफ भी होता है कि जी मैं बेरोजगार ना हो जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं। एक होता है जिसको इन चीजों की कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है, वो बहुत ऊपर है। ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये जो वर्किंग क्लास है, ये भी यही एक पोटेंशियल क्लास होती है। बिल्कुल ठीक है, और चूंकि इसको दोनों चीजों का, इसके अंदर प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बिल्कुल ठीक, इसके अंदर जनाब वो तालीम याफ्ता लोग आपको बहुत ज्यादा होते हैं, फिर एक्सपीरियंस भी होते हैं, और अवेयरनेस भी होती है। बिल्कुल ठीक है, लिहाजा इसी के अंदर से ही जो है वो एक रोशनी की जो किरण है वो फूटने की उम्मीद है, और उस उम्मीद को बरकरार रखने का। मिशा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ी नवाजिश आपकी। शेख साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ममनू हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला और सुबह के वक्त यहाँ पे शरीक हुए। लेकिन ये वो बातें ऐसी हैं, लोग चाहते हैं ये बातें सुनना। उसकी वजह ये है कि ये जो कुछ हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा तंग है। मीर साहब ने आखिर में जिस चीज़ की निशानदेही की ना, कि ये जो बीच वाली जो क्लास है, यहाँ से कुछ उम्मीद फूटती है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बार या वज़न रखा गया इसी के ऊपर रखा गया। अब देखना ये है कि ये मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं और कैसे ये मसाइल हल होते हैं। इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जनाब, अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।